अभिजीत कहाँ है? बुला लो एक बार। क्या बोल रही थी? और ना आता हो अगली को प्यार से बोलना फिर। बस तो फिर ये तुम्हारी इस कूलिंग ने ना हालत खराब कर दी है सही में यार। मेरी क्लास के बाद तो कोई क्लास नहीं है ना आपकी? एक कटोला चार्जर है आगे उसमें लगा होगा, उसको निकाल के अडेप्टर भी होगा, दोनों ले आना। लॉक करके आई हो याद से? हाँ जी। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? क्या चाहिए? चलो। एसी का रिमोट कहाँ है? कहाँ है इसका रिमोट? कहाँ है? भेज दो आगे। आगे भेज दो। सुनो, ब्रेक हो गया आपका? क्या पकड़ा रहा है भाई? है? ठीक। क्या है उसको? चलो। जो सीट पे आ जा तो अपनी। क्या है इसमें? बंद करो यार ये सब, क्या तुम लोग दुकान खोल के बैठे हो? तो इसको भाग पी के कौन सी नींद भागती है? आजा भाई जल्दी आ जा रहे। बेटा बात नहीं, आ जाओ जल्दी आ जाओ, थोड़ा सिर में हो रहा है तेज दर्द। फीवर हो रहा है मेरे को, आप बैठो जल्दी। यही बैठ जा निखिल के साथ। अरे बढ़िया लड़का है यार, बैठ जा। बैठ जा, बढ़िया लड़का है यार, ऐसे मत बोल यार। नहीं लड़का तो बढ़िया है, बाकी कद्दू है क्या है वो तो तुझे पता होगा। लड़का बढ़िया है लेकिन। चल ये बंद कर दे जहर, अब इसको पीता रहेगा क्या?
तो ब्रेक में पीना है ना बेटा। क्लास में पीने के लिए कौन सा नियम बना है नया? हम्म। चलो, बीच बीच में पीते रहना, ठीक है। चलो, कर दिया, चेंज कर दिया इसको। सुनो एकलव्य भाई, क्या हाल है? चंगा। चल सुनो भाई बच्चों, लास्ट लेक्चर में सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी बना था जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट। जिसको नाम दिया था हमने सप्लाई। अब कोई बच्चा मेरे से एक दिन क्या, परसों ही पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था तुम्हारे में से, मैसेज आता है मेरे पास ऐप पे, कहता है ये बताओ इसको बिल्कुल सिंपल क्या बोलेंगे। तो मैंने लिख के भेजा सही है, क्या बोलेंगे? हलचल। रिप्लाई आता, कहता अच्छा सरसराहट। नहीं, मैंने कहा हाँ ओके। अब ये गुड्स यहां पड़ा हुआ है, ऐसे यहां पड़ा हुआ है। अब जब तक इसमें कोई सरसराहट नहीं होगी ना, तब तक इस पे जीएसटी नहीं लगेगा भाई। जब तक ये गुड्स यहां से हिलेगा डुलेगा नहीं, तब तक क्या जीएसटी लग जाएगा क्या? इस पे नहीं लगेगा ना। चलो, तो सेक्शन कौन सा था? 7। और कॉन्सेप्ट क्या था? ना ना ना, सिंपल मीनिंग ऑफ सप्लाई। अभी तो मीनिंग पे है ना बातचीत हमारी, तो मीनिंग बोले तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। भैया जी इसको लगा दो आप उधर, गया ही है, स्विच ऑफ हो गया, वहां लगा दो उधर। कहां पे? नहीं नहीं वहां मत ले जाओ, यहीं लगा दो यार, यहीं लगा दो। किसका लगा हुआ है ये? अच्छा सॉरी। बस ठीक है। तो मीनिंग ऑफ सप्लाई बोले तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, जिसमें मैंने मेजर 4 एलिमेंट्स की बात करी थी बेटा। बात नहीं गार्गी, ठीक है, ऐसे नहीं, अभी होगी ना बातचीत। सफिशिएंट ब्रेक भी दिया, देखो मैंने क्लास खत्म होते ही तुरंत एंटर नहीं किया, नहीं, जबकि मेरे को जल्दी निकलना है, तबीयत सही नहीं है, लेकिन हम आपकी चिंता करते हैं बहुत। हाँ, कहाँ करते हो तुम? छुट्टी करना कोई सोल्यूशन नहीं है यार, छुट्टी तो मैं कर दूंगा, लो 1 मिनट में कर दूंगा, लेकिन क्या होगा, मतलब होगा क्या उससे? देखो, ट्रेवलिंग में जितना टाइम लगना है उतना ही लगेगा। अब घर से तो आ ही गया ना, तो जब तक है जहां तब तक लगे रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, है ना। तो रैदर छुट्टी कर दूं आज, और कल भयानक तबीयत बिगड़ जाए तो फिर क्या होगा? तो कल करेंगे ना यार, आज क्यों करेंगे? तो ये है पॉइंट, आ जाओ। छुट्टी वुट्टी ऐसे नहीं होती, मेरी छुट्टी मतलब कोई प्रॉब्लम होगी तो ही हुई होगी, अदरवाइज तो छुट्टी मतलब नहीं होती ऐसे, ऐसे कि आज मन नहीं कर रहा क्लास लेने का, ठीक है। आ जाओ। तो मीनिंग ऑफ सप्लाई, तो मीनिंग ऑफ सप्लाई में 7(1)(a) है यार भाई, बच्चों सुनो, समझ के पढ़ना है यार, मतलब रट्टा मत मारना, आराम से समझना, सारी बात समझने वाली है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है, एक शब्द ऐसा नहीं है जो लॉजिक ना हो उसके पीछे। तो मैंने इसमें लास्ट लेक्चर में ना जाते जाते आपको कुछ बातें बताई थी, उनको मैं रिकैप करके फिर बी पढ़ाऊंगा और फिर सी में एंटर करूंगा, ठीक है। तो
वैसे मैं आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था कि इस चैप्टर से केस स्टडी आती है, केस स्टडी देता है वो आपको, इस टॉपिक में केस स्टडी बना के देता है, उस केस स्टडी से क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ सप्लाई बोले तो 7(1)(a) सेक्शन 7 हेडिंग है मीनिंग। 1(a) इज वन पार्ट, यानी कि जहां पे हम सिर्फ सप्लाई का एक मतलब समझेंगे फर्स्ट क्लॉज में। जब हम फर्स्ट क्लॉज की बात करते हैं ना निखिल, बड़े वाला निखिल, तो इसमें भाई क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं जेनरिक। क्या बात करते हैं? बताओ जेनरिक का क्या मतलब होता है, बता सिद्रा क्या मतलब होता है जेनरिक का? मतलब जनरल। कोई ऐसे पूछे ना जनरली क्या मतलब होता है सप्लाई का, तो जब सप्लाई का जनरल मीनिंग कहां लिखा है? और मैं आपको बता दूं सबसे हैवी मीनिंग भी यही है, सब कवर हो गया इसमें। सबसे पहले मेरे को बताओ सप्लाई होनी किसकी थी? बोलो। गुड्स और लास्ट लेक्चर में गुड्स और सर्विस पे बात हो गई थी बढ़िया से। गुड्स मीन्स ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, प्लांट्स एंड थिंग्स विच आर अटैच्ड टू अर्थ, लैंड, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड, ऐसे बोला था। और जिनको हम सप्लाई करने से पहले हटा के तब सप्लाई करेंगे, ऐसे बोला था। और सर्विस तो धमाकेदार चीज था, एनीथिंग अदर देन गुड्स एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी। लेकिन एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी या अरेंजिंग एनी ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटी, हमने उसको सर्विस कहा था। ऐसे बात हुई थी हमारे बीच में। अच्छा, तो 7(1)(a) क्या बोलता है? 7(1)(a) बोलता है सप्लाई मीन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, मतलब ऑल फॉर्म्स किसकी? सप्लाई की। सप्लाई क्या है? मूवमेंट। तो एनी टाइप ऑफ मूवमेंट इन गुड्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई किसकी? गुड्स और सर्विस की, ठीक है। जैसे सेल, सेल एक फॉर्म है ना, ट्रांसफर, ट्रांसफर एक फॉर्म है, बार्टर, एक्सचेंज, और बताओ। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, और क्या था? हद हो गई है। लीज, रेंटल्स, लाइसेंस, याद करो, और डिस्पोजल। मेड और एग्रीड टू बी मेड, तो मैंने बताया था मेड यानी कि जो काम हो चुका है, एग्रीड टू बी मेड आप करने वाले हो। तो इधर आप सेल करने वाले हो, तो क्या सेल करने वाले हो पहले टैक्स लग जाएगा? सप्लाई माना जाएगा? टैक्स की बात नहीं हो रही है। बच्चे क्या ना मिसकॉन्सेप्शन में चले जाते हैं, सप्लाई है तो टैक्स है। ना 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 ना, सुनो, सप्लाई विल बी द टैक्सेबल इवेंट, टैक्स लगने की तैयारी हो जाएगी। तो इफ यू हैव सप्लाइड और यू आर एग्रीइंग टू सप्लाई फॉर ए कंसिडरेशन, आया ना? तो क्या हुई थी बात? यहां पे मेन पॉइंट्स लिख रहा हूं। नंबर 1, सप्लाई किसकी? गुड्स, बोलो, और सर्विसेज, और बोथ, यही थी ना बात। मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर क्या? कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ। तो लास्ट एलिमेंट क्या था? बिजनेस एलिमेंट लास्ट था। बात समझ आई? लर्न करने के लिए मुझे चाहिए बिजनेस, मुझे चाहिए कंसिडरेशन, और मुझे चाहिए सप्लाई। ये 3 चीजें मेरे को चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। मिस्टर एक्स के पास एक पुरानी एक्टिवा है, स्कूटी है, पुरानी एक्टिवा है। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपनी पुरानी स्कूटी मिस्टर वाई को बेच दी, सेल कर दी एट द रेट 30,000। बस इतना ट्रांजैक्शन लिखा है। मैं जानना चाह रहा हूं क्या आप इसे सप्लाई मानेंगे? क्या आप इसे सेक्शन 7 की सप्लाई मानेंगे? कंसिडरेशन है? कंसिडरेशन दिख रहा है क्या? कहां दिख रहा है कंसिडरेशन? सर ये रहा 30,000 कंसिडरेशन। सप्लाई दिख रहा है क्या? तो आप इसे सप्लाई मानोगे कि नहीं मानोगे एज पर सेक्शन 7?
नहीं मान सकते क्योंकि सर बिजनेस नहीं है। देखो सर, इसकी एक्टिवा थी पर्सनल यूज, इसका था पर्सनल एसेट, और इस भाई के पर्सनल एसेट को खरीद लिया किसने? मिस्टर वाई ने, फॉर पर्सनल यूज। सुनो, इसने खरीद लिया फॉर, तो बताओ इस पे क्या तुम सप्लाई लगा के क्या जीएसटी में इन्वॉल्व कर दोगे क्या इनको? ये नहीं हो सकता। क्यों, क्या मिसिंग है? देखो ये था लेकिन ये नहीं था। जब तक तीनों कंडीशन पूरी नहीं होंगी तब तक आप इसे सप्लाई नहीं बना सकते। मैं चेंज कर रहा हूं एग्जाम्पल को। आई एम सेइंग मिस्टर वाई जो है ना, जो मिस्टर वाई है, ये मिस्टर वाई पुराने स्कूटी का डीलर है। कौन है ये मिस्टर वाई जो है ना? मिस्टर वाई पुरानी स्कूटी का डीलर है, यानी कि ये बंदा सेकेंड हैंड स्कूटीज खरीदता है, तो इसका पर्सनल यूज तो नहीं रहा। तो इसने इसे खरीदा 30,000 रुपए में फॉर फर्दर सप्लाई। अब ये इसको आगे बेचेगा, ये इसको आगे बेचेगा मिस्टर जेड को। मेरा सवाल ध्यान से सुनना, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को स्कूटी बेची, इज इट अ सप्लाई? इज इट अ सप्लाई? आवाज नहीं आ रही यार क्लास प्लीज। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जो बंदा सप्लाई कर रहा है उसका तो बिजनेस नहीं है ना, उसको दे दिया। बोलो हाँ है ना? तो क्या एक्स वाई पे जीएसटी थोड़ी लगा लेगा इस पे? आइए जरा, डीलर के पास वाई के पास गई और वाई ने किसको बेची? जेड को बेची एट द रेट 40,000। कितने की? 40,000 की सेल कर दी इसने आगे। जैसे ही इसने आगे सेल करी जेड को, तो मेरा सवाल है क्या ये सप्लाई बनेगी? कंसिडरेशन भी है, देखो मौका भी है और दस्तूर भी है। बताओ कंसिडरेशन है कि नहीं है? सप्लाई है, सेल हो रहा है, देखो यहां पे मैटर सेल में क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंसिडरेशन भी है और यहां पे देखो बिजनेस भी क्लियरली साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखना, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एक बार जरा फटाफट लास्ट लेक्चर में हमारे बीच में जो चर्चा हुई थी उस चर्चा को फिर से एक बार देख कर आते हैं। हमने ये सब बातें पढ़ी थी लास्ट क्लास में। कौन कौन बच्चा नहीं आया था क्लास में? कौन कौन? अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं थे लास्ट क्लास में। तो आपका रिवाइज हो गया होगा ये टॉपिक? आपने घर जाके वीडियो से रिवाइज किया था? किया था? नहीं, देखना अलग होता है, समझ के करना अलग होता है। देखते तो हम पता नहीं क्या क्या है दिन भर में है, अरे बोलो ना, लेकिन समझ के करना अलग चीज है। यार ये क्या नौटंकी है, ये हट चल क्यों नहीं रहा ढंग से? हाँ सुनो, देखना देखना, ऑल फॉर्म्स ऑफ सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ। रुको मेरी बात सुनो ध्यान से। एक एरा, एक एरा, एक एरा, मेनली ये तीन बातें हैं, बस ये तीन चीजें चेक कर लेना, फालतू की चीजें हैं, बाकी तो सब मक्खी मच्छर है जो यहाँ लिखा हुआ है। मुद्दे की बात यही है। डन? बताओ जल्दी से बात समझ आई कि नहीं आई? इसको कर रहा हूं होल्ड अभी, इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा ऐसा क्यों करा था इन्होंने। डबल ए पहले नहीं था, ओरिजिनल लॉ में डबल ए नहीं था। जब पहली बार सीजीएसटी एक्ट आया था तो ऐसे नहीं था, ये बहुत साधारण सा था। लेकिन जैसे ही आया तुरंत तेवर बदलने लग गया, विद इन मंथ्स तेवर बदल गए, चीजें ऐड होनी शुरू हो गई, सेक्शन फ्रेमिंग बदलनी शुरू हो गई। तो आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनालिसिस बहुत बहुत जरूरी एनालिसिस है आपकी। कौन से वाली? ये वाला क्लॉज बी। मैं पेज पे चल रहा हूं हमारे, जहां पे अपन नोटिंग कर रहे हैं, सेकंड पेज पे। सुनो मेरी बात, बैकग्राउंड समझना पहले, प्रोविजन के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। सुनो, सेक्शन क्या था? 7(1)(b। क्लॉज क्या है? 7(1)(b। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। और अगेन हम यहां पे क्या पढ़ना चाह रहे हैं? मीनिंग ऑफ सप्लाई का मतलब। सुनो, सप्लाई का एक मतलब हम ऑलरेडी 7(1)(a) में देख चुके हैं, लेकिन ये जनरल था। क्या था? जनरल मीनिंग था। 7(1)(b) में स्पेशल बात हुई है। क्या बात हुई है?
स्पेशल बात हुई है 7(1) में। और 7(1) में जो बात हुई है ना, वो कुछ ऐसी है कि भाई देखो, सप्लाई का जनरली मीनिंग तो बहुत साधारण सिंपल है, लेकिन अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करके लाओगे, क्या करके लाओगे? इंपोर्ट करके लाओगे, तो आपके इंपोर्ट की एक्टिविटी को यहां पे डिटेल में समझाया गया। मुझे एक बात बताओ, जब हम इंपोर्ट करते हैं, सब ध्यान देना मेरी बात पे, और इसके पीछे का बैकग्राउंड समझा रहा हूं आपको कि ये सेक्शन लाए तो क्यों लाए, इसके पीछे क्या पर्पस था। ठीक है, देखो हमने करा इंपोर्ट। अब इंपोर्ट तो हम गुड्स का भी कर सकते हैं और सर्विस का भी कर सकते हैं। आज की डेट में आप ज्यादा इंपोर्ट किसका करते हो? सर्विस का। घर बैठे हुए अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, नेटफ्लिक्स आप सबके पास होगा, अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस आप लोग यूज करते होंगे। हम लोग भी डेटाबेस स्टोर करने के लिए हमारा बाहर की कुछ कंपनीज हैं, उनसे स्पेस खरीदते हैं। भाई हम लोग क्लासेस जो स्टोर करते हैं वो एक सर्वर पे स्टोर होती है क्लासेस, राइट? अब वो जो सर्वर है जनरली, अब मैं तो जैसे अमेजॉन का सर्वर यूज करता हूं, तो उसके सर्वर पे क्लासेस डाल रखी हैं सारी, उसके सर्वर पे सारा डेटा डाल रखा है। अब आज से थोड़ी इकट्ठा करा हुआ है, 2016 से लेके 2025 तक क्या पता कितनी पढ़ाई करी होगी, कितना रिसर्च करा होगा, और वो सारा रिसर्च जो काम का होता है उसको चढ़ाते जाते हैं उधर। और वो मजे की बात है, वो ओवर अ क्लिक अवेलेबल होता है उधर फोन में। वो क्लिक करो, जो देखना है वहां सब कुछ अवेलेबल होता है मेरे पास। विद इन 1 मिनट में रेफरेंस आ जाता है सारा कि भाई कहां पे क्या डाला था मैंने, हाँ या ना? अब ये डेटा के लिए मैं यूज कर रहा हूं किसी का सर्वर, तो वो मेरे से ले रहा है पैसे, तो मैं क्या ले रहा हूं उससे? कोई गुड्स ले रहा हूं मैं उससे? मैं तो सर्विस ले रहा हूं उससे। आप ऐसे समझो यार कि बाहर एक सर्विस प्रोवाइडर बैठा हुआ है और मैं उससे सर्विस ले रहा हूं इंडिया में बैठ के। कॉन्सेप्ट ये है कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, अगर मैं गुड्स की इंपोर्ट करता हूं, आज अगर मैं बाहर से गुड्स इंडिया में मंगाता हूं, तो मुझे उसके ऊपर एक लेवी देना पड़ेगा कस्टम के नाम से, कस्टम ड्यूटी के नाम से। और कस्टम ड्यूटी की ये जो लेवी है, इसको आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। डन? लेकिन पुराने जमाने में जीएसटी के पहले अगर कोई सर्विस, अगर कोई सर्विस इंपोर्ट होती थी, तो प्रभु उस पर टैक्स कैसे लगाया जाता होगा, सोचो। तो मुझे ये बताओ, पुराने टाइम में सर्विस पे कौन सा टैक्स था? सर्विस टैक्स था इंडिया में। लेकिन सर्विस टैक्स तो इंडिया में था, सर्विस टैक्स तो इंडिया में था। तो सर्विस टैक्स अगर इंडिया में था, तो इंडिया के टैक्स की टेरिटरी तो इंडिया ही हो सकती है। जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी की टैक्सेबल टेरिटरी क्या हो सकती है? इंडिया। क्या इंडिया का जीएसटी दुबई में लग सकता है? दुबई के किसी बंदे पे इंडिया का जीएसटी लगा सकते हो आप? सवाल का जवाब सुनना। इंपोर्टर कहां बैठा है? इंपोर्टर बैठा है यूएस में, यहां बैठा है इंपोर्टर। सॉरी, गलत हो गया, एग्जाम्पल रिवर्स करते हैं। इंपोर्टर बैठा है इंडिया में, तब बनेगी बात। और एक्सपोर्टर कहां बैठा है? एक्सपोर्टर बैठा है यहां यूएस में, उसने वहां से सर्विस एक्सपोर्ट कर दी। और हमें सर्विस की एक नेचर होती है, गुड्स की भी एक नेचर होती है। गुड्स टेंजिबल नेचर के होते हैं, लेकिन सर्विस इनटेंजिबल नेचर की होती है। तो सर्विस हमें आते हुए दिखाई नहीं देगी, और जो चीज आते हुए दिखाई नहीं देगी उस पर ड्यूटी नहीं लग सकती, लेकिन टैक्स लग सकता है। ड्यूटी सिर्फ उस पर लग सकती है जो टेंजिबल हो, ये ध्यान रखना। लेकिन टैक्स लग सकता है, बट टैक्स लगाओगे कैसे भैया? एक्सपोर्टर कहां बैठा है? टैक्स लगाने के लिए तुम्हें उसको अपनी टैक्सेबल टेरिटरी में लेना पड़ेगा। अब सोच के देखो, वो एक्सपोर्टर तुम्हारी टैक्सेबल टेरिटरी में आएगा क्या? टैक्सेबल टेरिटरी में आएगा नहीं, तो सरकार को रेवेन्यू लॉस होगा, हाँ या ना? लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि ये ट्रांजैक्शन टैक्स करी जाए। उसको पकड़ा नहीं जा सकता जो बाहर बैठा है, तो जहां तक हाथ पहुंच सकते वहां तक पहुंचाए। बोलो है ना? तो क्योंकि इंपोर्टर ने इंपोर्ट करा,
और एक्सपोर्टर टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर बैठा है, तो एक्सपोर्टर तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन क्या इंपोर्टर तक पहुंच सकते हैं? इसका क्रेडिट जाता है करिश्मा कपूर को। ये जो प्रोविजन बना है सर्विस टैक्स में, जो ये प्रोविजन आया था, ये पहले नहीं था ऐसे, ये आया करिश्मा कपूर की वजह से। इसकी शादी हुई थी संजय रॉय के साथ, पुराने टाइम की बात कर रहा हूं मैं, तो आप लोग तो बहुत छोटे रहे होंगे उस टाइम पे, पैदा भी नहीं होंगे शायद। करिश्मा कपूर हमारे जमाने की हीरोइन थी, जब अपन लोग छोटे थे तब की थी वो हीरोइन। क्या? तो जैसे करीना कपूर को बेबो बोलते हैं ना, करिश्मा कपूर का निकनेम है लोलो। यस, ये उसका निकनेम है। तो इसकी शादी हुई तो इसने क्या करा, कनाडा से ना मेकअप आर्टिस्ट बुलाए, और भाई ये अपने टाइम की ना मानी हुई हीरोइन थी, जैसी अभी आजकल, छोड़ो खैर। हाँ, तो मतलब रुतबा था, रॉब था इसका। तो इसने मेकअप आर्टिस्ट बुलाए अपनी शादी में, और इसने मेकअप पे उस जमाने में खर्चा किया था 40 लाख रुपए का। 40 लाख रुपए का इसके मेकअप पे खर्चा हुआ था। तो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम उस टाइम पे, कांग्रेस की सरकार थी। अब उनको पता चला यार ये इतनी हैवी सर्विस बाहर से इंपोर्ट हुई है, बोले यार ये तो मतलब, उन्होंने पूछा फोन करके ऑफिस में कि इसके यहां से कार्ड आया है कि नहीं आया है? कहते जी नहीं आया। चिदम्बरम इज वेल नोन फॉर मेकिंग रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स। प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट तो सब लाते हैं, वो भाई मतलब प्रो प्लेयर था वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाता था, मतलब जब से लॉ बनाओ तब से लाता था वो अमेंडमेंट, ऐसे करके लाता था। वो कहता था विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट, जिस दिन से ये लॉ एग्जिस्टेंस में आया, ऐसी अमेंडमेंट लाता था, तो सबको परेशान करता था। अब चिदम्बरम अमेंडमेंट लाए और एक कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया उन्होंने, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमारे लॉ में। व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का उल्टा। अब फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है? फॉरवर्ड चार्ज ये होता है कि मैं सप्लायर हूं और तुम रेसिपेंट हो, तो मैं तुमसे टैक्स लूंगा और सरकार को दूंगा। तो मैंने तुमसे लिया, सरकार को दिया, तो सरकार मुझे जानती है। इसे कहा जाता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन जब सप्लायर तक हमारी पहुंच ना हो तो नियम बदल दो। क्या बदल दो? नियम बदल दो। और पुरानी पिक्चर में एक एक्टर हुआ करता था गुलशन ग्रोवर, उसका एक डायलॉग है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। नहीं, डायलॉग है ये पिक्चर का। अब भाई किसको पकड़ा जाएगा? कौन पकड़ा गया? देखो, यहां फंस गई लोलो। सुनो, मेकअप आर्टिस्ट कहां बैठे थे? बाहर। बोले हम किस बात का टैक्स दें? उन्होंने तो सर्विस परफॉर्म करी और निकल लिए। चिदम्बरम बोला इसको पकड़ो। हु आर द रेसिपेंट? बोले ये रही, पकड़ो इसको। उनको नहीं पकड़ सकते ना, ये कब्जे में आ सकती है, इसको पकड़ लो। तो ये एक ऐसा सिस्टम है स्पेशल केस में, और ये स्पेशल केस वो केस है जब सप्लायर टैक्सेबल टेरिटरी में ना बैठा हो, या अगर बैठा हो लेकिन उसको पकड़ना पॉसिबल ना हो, तो उसे पकड़ लो जो आसानी से पकड़ में आ जाए। ठीक है? अरे बोलो, सोच के देखो, अगर हम ऐसा प्रोविजन नहीं बनाते तो इस रेवेन्यू पे लॉस होता कि नहीं होता? होता। 40 लाख रुपए का मेकअप, उस पे मान लो 15% का टैक्स, सरकार को कुछ तो मिलता, हाँ या ना? तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बना के इसको फंसा दिया, और इस तरीके से सरकार यहां से वसूला करती थी। क्या? तो पहले आप मेरे को यह समझाओ कि ये बात आपके दिमाग में घुस गई कि ये सर्विस पे अगर इंपोर्ट होता था सर्विस का, तो सरकार सर्विस टैक्स कमाया करती थी। समझ आया?
अब साहब सर्विस टैक्स को जगह मिल गई किधर? सर्विस टैक्स पहुंच गया जीएसटी में, हाँ या ना? मतलब ऐसा है कि जीएसटी के अंदर सर्विस टैक्स की आत्मा पहुंच गई। बोलो। तो अब ये प्रोविजन का कुछ तो करना पड़ेगा नए लॉ में, नहीं तो रेवेन्यू का क्या होगा? तो इन्होंने बनाया सेक्शन 7(1)(b। क्या बनाया? 7(1)(b), जिसमें स्पेशली टारगेट किया किसको? नहीं 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 नहीं, आप मत बोलो कुछ भी। 7(1)(b) में स्पेशल एक चीज टारगेट हुई और वो थी इंपोर्ट ऑफ सर्विस या इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इंपोर्टेशन मींस एन एक्टिविटी जिसके अंदर हम सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वी कॉल इट इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अब सुनो मजे की बात, आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ 7(1)(a) पढ़ा जिसमें 3 मेन एलिमेंट थे। सप्लाई, नंबर 2 कंसिडरेशन, नंबर 3 शाबाश। अब सुनना, देखना, बैठना है यहां पे, ध्यान से समझना। जिसकी शादी थी, क्या उसका बिजनेस था सर्विस इंपोर्ट करना? पर्सनल यूज था? तो क्या आपको यहां पे सप्लाई दिख रहा है? सेल दिख रही है? कंसिडरेशन दिख रही है? दिख रही है कि नहीं दिख रही है? लेकिन बिजनेस नहीं दिख रहा है। सरकार ने कहा इसे छोड़ देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको लिखने से भी लॉस होगा रेवेन्यू का। जरूरी नहीं है ना लोग बाहर से सर्विस सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट करते हो। ये लोग जो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और ये सब के सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं, इसमें कौन सा बिजनेस पर्पस है? हजारों तरह की सर्विस बाहर से पर्सनल पर्पस के लिए लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो कहते सिर्फ इन 2 से काम चला लो। यानी कि 7(1)(b) में सरकार ने एलिमेंट इग्नोर करा, तीसरा। उन्होंने कहा इग्नोर मार दो, बिजनेस एलिमेंट नहीं भी है ना तब भी सप्लाई बन जाएगा, लेकिन एक बात जरूर चेक कर लेना, कंसिडरेशन है या नहीं है। तो मैं इस एनालिसिस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। आपने सर्विस इंपोर्ट करी, जैसे आप डेली बेसिस पे सर्विस इंपोर्ट करते हो। आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो क्या? बहुत बढ़िया। वो कह रही है नो, तो कोई एक बच्चा यूज नहीं कर रहा होगा, बट आप मोस्टली बच्चे इंस्टाग्राम यूज करते हो। चलो, यूट्यूब यूज करते हैं आप, सब यूज करते हैं। तो क्या वो जो यूट्यूब पे कंटेंट है, फ्री कंटेंट जिसके लिए यू डोंट नीड टू पे मनी अभी के लिए, देखो यूट्यूब के 2 कंटेंट हैं। एक पेड कंटेंट है जिसके अंदर वो कहते हैं एड फ्री आप चले जाओगे, और एक कंटेंट है विद एड वाला। तो विद एड वाले के लिए तो पैसा नहीं लगता। तो अगर आप सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हो, कैसे? विदाउट कंसिडरेशन। सर्विस का इंपोर्ट तुमने करा, लेकिन सर्विस का इंपोर्ट कैसा था भाई? तुमने किसी को कोई पैसा वैसा नहीं दिया यार, सीधी बात है। बोलो हाँ या ना? तुम एक बात बताओ, जब तुमने किसी को नहीं दिया, तुमने नहीं दिया किसी को, तो सरकार तुम्हारे पास अगर आएगी भी तो लेके क्या जाएगी? पैसा थोड़ी दिया हमने। बोलो यार, जब तुम किसी को दे नहीं रहे तो सरकार आपसे लेगी भी कुछ नहीं। पैसे की बात ही नहीं हो रही ना, पैसे की बात हो नहीं रही तो ठीक है, टैक्स की बात भी नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की नहीं, कोई बात नहीं। तुमने किसी को पैसा नहीं दिया ना सर्विस इंपोर्ट के लिए, ओके डन, मौज करो। लेकिन अगर आपने इंपोर्ट किया है बाहर से कुछ, और आपने उसको इंपोर्ट किया है विद, आपने उसके लिए पैसा दिया है, तो सुनो भाई, अगर आपने पैसा लिया है तो टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन टैक्स देगा कौन? इंपोर्ट के केस में टैक्स देगा कौन? इंपोर्टर तो इंडिया में है, लेकिन एक्सपोर्टर तो बाहर बैठा है, एक्सपोर्टर तो देगा नहीं। तो दबोचा कौन जाएगा? इंपोर्टर। क्यों? क्योंकि इसकी तार किससे जुड़ते थे? सर्विस टैक्स से। सेम कंसेप्ट को फिट कर दिया 7(1)(b) में। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, कोई नई बात नहीं है इसमें, सारी बातें डिट्टो कहां से उठा के लाए? पुराने लॉ से, पुराने टैक्सेस से उठा के लाए। तो अपने को तो जब ये प्रोविजन डालते पता लगता है कहां से आया है, किस जगह से आया था, क्योंकि पुराने अपने पढ़े हैं, तो पुरानों में ये कहां लिखा हुआ था पता होता है, राइट? तो ये विद कंसिडरेशन है, तो ये एक्चुअल में क्या है? हम इसे सप्लाई मानते हैं और इसको हम सप्लाई नहीं मानते। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? रुक जाओ, पूरी बात खत्म होने दो।
इसको हम सप्लाई नहीं मानते, हाँ या ना, इसको मानते हैं। अब सवाल आता है, वो कई बार तुम्हें ऐसे उलझा देता है, कहता है यार वो ना मैंने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं लिया था, मैंने तो पर्सनल पर्पस के लिया था, घर में टीवी लगा रखा है उसमें नेटफ्लिक्स चलाया। पैसे दिए क्या? वो दिए तो ठीक है, फिर तेरा पर्पस बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो। 7(1)(b अगर आप यहां से पढ़ोगे ना 7(1)(b को, तो मैंने बिजनेस की कोई बात ही नहीं करी उसमें। देखो क्या लिखा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो साहब ऐसा है, बात सुनो आप ध्यान से। हम आपकी क्लास कंडक्ट करते हैं, लाइव लेक्चर कंडक्ट करते हैं ना, तो लाइव क्लास आपकी कंडक्ट होती है जूम के थ्रू। तो जूम को इंटीग्रेट कर रखा है एप्लीकेशन पे, हाँ या ना। तो जूम के हमने क्या ले रखे हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं, लेकिन यूज कैसे कर रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? बट स्टिल ये सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ऑन द अदर एंड अगर इसी तरीके से हम जूम को यूज करते हैं फॉर पर्सनल पर्पस, लेकिन पैसा देके यूज कर रहे हैं, तो क्या सप्लाई माना जाएगा? बात खत्म हो गई। तो 7(1)(b डन। 7(1)(b इज ओनली फॉर, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, क्यों? क्योंकि गुड्स पे तो ऑलरेडी गुड्स की इंपोर्ट पे क्या लग रहा है, कस्टम ड्यूटी लग रही है, हम इंपोर्टर को नापते हैं कस्टम ड्यूटी से। लेकिन सर्विस टैक्स लगा करता था सर्विस के इंपोर्ट पे, सर्विस टैक्स को मर्ज कर दिया किससे? तो अब जीएसटी के अंदर इस प्रोविजन को डालना जरूरी बन गया था कि नहीं बन गया था? बोलो। तो ये प्रोविजन यहां क्यों आया और इस प्रोविजन का क्या मतलब है, समझ गए होंगे आप। आगे चले, बोलो। नेक्स्ट, क्लॉज सी। क्लॉज सी ऐसे ही रीड करो क्या लिखा है। पढ़ लिया है? मैं पढ़ूं? मैं पढ़ता हूं, सुनो। एक्टिविटीज, बताओ एक्टिविटीज का मतलब क्या है? एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है? एक्टिविटीज का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस। क्योंकि हम एक बिजनेस टैक्स पढ़ रहे हैं, तो इस लॉ में जहां कहीं एक्टिविटी दिखे उसका मतलब ही है ट्रांजैक्शन। बोलो। स्पेसिफाइड, हेलो, अब मैं उल्टा करके पढ़ूंगा इसको। स्पेसिफाइड एक्टिविटीज, सारी नहीं, सारी नहीं, सिर्फ सिर्फ आवाज नहीं आ रही, सिर्फ कुछ एक्टिविटीज। अब कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी कुछ, कहां लिखी है? एक मिनट, शेड्यूल का काम क्या होता है? शेड्यूल का काम क्या होता है? लॉ में लॉ होता है, लॉ के अंदर शेड्यूल अगर आया तो उसका क्या यूज है? एक्ट का सपोर्ट। क्यों एक्ट को किसी सपोर्ट की जरूरत है? एक्ट को किसी सपोर्ट की जरूरत है क्या? किसने बोला ऐसा? अच्छा, प्रभु ने बोला क्या ऐसा? ठीक है, उसको मान के चलते हैं, उस बात को एज इट इज है वहीं पे। अब दो बातें मैं ऐड कर रहा हूं, बस उसको सुन लो आप। शेड्यूल का काम सिर्फ सपोर्ट देना नहीं होता, एक प्रोसेस होता है। शेड्यूल ऐसे नहीं आता बेटा, शेड्यूल एक प्रोसेस के साथ आता है। प्रोसेस क्या है वो समझो आप। ये लॉ पार्लियामेंट से आया है और मैंने पार्लियामेंट में एक बात लिखवा दी, सर्टेन एक्टिविटीज, शेड्यूल को छोड़ देता हूं एक बार क्योंकि शेड्यूल पे तो जिक्र कर रहे हैं हम लोग। सर्टेन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज मेड और एग्रीड टू बी मेड, मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट
कंसीडरेशन, और हम पढ़ क्या रहे थे, मीनिंग ऑफ सप्लाई। इट मींस उन्हें सप्लाई माना जाएगा। तो 7(1)(c एक्चुअली बात करता है किसकी, सप्लाई तो होता है सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 7(1)(b में बात हुई सप्लाई ऑफ सर्विस, ब्रैकेट में लिखूंगा इंपोर्ट, फॉर कंसिडरेशन तो बन गई सप्लाई, बिजनेस हो या ना हो। तीसरे क्लॉज में हद कर दी, बोले देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस जिसके केस में भले ही कंसिडरेशन ना हो, सुनो, कह रहा है पैसा ना हो भले ही, लेकिन सप्लाई बनेगा वो। देयर आर सम एक्टिविटीज which shall be treated supply even if without consideration। यानी कि तुमने अगर बिना कंसिडरेशन के भी ये 4 एक्टिविटी कर दी तो हम इसे सप्लाई ट्रीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हम इसे सप्लाई मान लेंगे। क्यों बोला, क्योंकि सप्लाई तो वो होता है ना जिसमें सप्लाई, कंसिडरेशन और बिजनेस हो। बिना कंसिडरेशन के कौन सा सप्लाई, कहते भाई सुन, आर्ग्यूमेंट नहीं, सप्लाई ही है। 4 ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको मैं सप्लाई मानता हूं आज की डेट में। कंसिडरेशन नहीं भी आया होगा ना तो भी वो सप्लाई बनेंगी। अच्छा, कुछ समझ आ रहा है आपको, आ रहा है? मैं समझाता हूं, ऐसे नहीं आएगा समझ आपको। मेरे मोहल्ले में जब मैं छोटा था तो एक भैया थे टिंकू। क्या थे, इमेज थी बहुत खराब, बहुत खराब। अब मुझे पता नहीं था, छोटा था, और शाम को ना टिंकू ऐसे चौपाल में बैठ के ना पंचायत लगाया करता था। 15-20 लड़के वहां खड़े होते थे जाके। एक दिन मम्मी ने कुछ काम के लिए घर से भेजा मुझे, 10 मिनट हम भी ठहर गए पंचायत में। पापा वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देख लिया। तो हमारे पापा बोलते नहीं है, बस ऐसे इशारा करते हैं जब गुस्सा आता है। मैं समझ गया, मैंने कहा धुनेंगे भाई आज तो। घर पहुंचे, कहते उसको कब से जानते हो? मैंने कहा किसको? कहते इसको। मैंने कहा मैं तो जानता ही नहीं। कहते झूठ बोल रहे हो आप, वहां खड़े हो तो उसे जानते नहीं, ना कुछ लेना ना कुछ देना, फालतू में सर्विस कर दी पापा ने। क्या मान के, ये आपस में इनका कुछ जान पहचान है, क्योंकि तभी तो ये उसके ग्रुप में खड़ा हो रहा है जाके, आया ना। तो मतलब ऐसा क्यों हुआ? मतलब वो 4 एक्टिविटीज सच में ऐसे एक्शंस हैं जहां पे गवर्नमेंट को रत्ती भर भरोसा नहीं है। आप मेन एलिमेंट को छुपा के भी करोगे ना तो भी वो कह रहे तुम कुछ भी कर लो। अरे कुछ भी बोल लो आप। मैं बोलता रहा पापा मेरी कोई गलती नहीं। अरे गलती कल से वहां दिखना नहीं चाहिए, आया ना। तो इन्होंने 4 एक्टिविटीज आज की डेट में 4। अब सुनो ये शेड्यूल का क्या काम होता है। देखो जो लॉ पार्लियामेंट से आते हैं ना जनरली, अब आप सबको पता है कि पार्लियामेंट रोज रोज तो सेशन में होता नहीं है। होता है क्या रोज रोज? कि जब आपका मन करे कोई बदलाव कराना हो तो पहुंच जाओ, ओ थोड़ा इस पे चर्चा करनी थी। अरे ऐसे नहीं होता, वहां पे सिस्टम होता है एक उसका। तो गवर्नमेंट क्या है ना, चालाकी से, देखो लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? सरकार का है भाई। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन तो गवर्नमेंट ही है ना। तो जब ये बातें हो रही होती है ना वहां पे कि देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज विच शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन,
तो ये वहां एक रेफरेंस डाल देते हैं एक लिस्ट का, और इस लिस्ट को बढ़ाने की ताकत ले लेते हैं अपने हाथ में। कौन? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के मैटर को देखता कौन है? सीबीआईसी। तो अपनी पावर यहां से लाके डेलीगेट कर देते हैं यहां पे कि अब तू देख, तू जाने, तेरा काम जाने, तुझे लगे कि यहां 4 की जरूरत है तो 4 रख, तुझे लगे 14 की जरूरत है तो 14 रख। अब तो अपनी मर्जी से इसको बढ़ा ले, तुझे कोई घटाना है घटा दे, बार बार पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए क्या बन जाता है? तो उसमें गवर्नमेंट में ऐड एंड डिलीट द एंट्री। तो इसलिए इन एंट्रीज को कहा जाता है पैराज। क्या कहा जाता है इनको? तो वी हैव 4 पैरा इन स्केड्यूल 1। और स्केड्यूल 1 क्या है? स्केड्यूल 1 है सप्लाई की वो फॉर्म्स जहां पे कंसिडरेशन इज मिसिंग, बस बिजनेस एलिमेंट होना चाहिए। समझ आई क्या बात? क्या बोला मैंने? बिजनेस एलिमेंट शुड बी देयर, business element should be there even if supply is made by the person without consideration। ठीक है? and there are 4 activities आज की डेट में। पहली एक्टिविटी है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। किधर है सर? ये इधर है, ये रहे, यहां पे देखो। ऐसे बस दिखा रहा हूं जाके, फिर मैं बात करूंगा उस पर। ये तो एनालिसिस करके दिया हुआ है मैंने आपको। ये रहा देखो, पहला क्या लिखा है? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। क्या आफत है? सुनो, हेडिंग क्या है? 7.1 स्केड्यूल 1। और स्केड्यूल 1 को रेफरेंस आया है कहां से? और इसको हम नाम देते हैं क्या? डीम्ड सप्लाई। मुद्दा क्या है? मुद्दा है 4 पैरे का। पैरा 1 है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। तो क्या खेल खेला जाता था पुराने लॉज में? खेल ये खेला जाता था कि ये भाई साहब हैं, इनका शोरूम है, और इस शोरूम में ये कूलर बेचते हैं। क्या बेचते हैं? कूलर्स बेचते हैं। कूलर्स भरे हुए हैं इस शोरूम में ना, अलग अलग साइज के कूलर्स हैं। बेटा बेचते हैं तो खरीदते भी होंगे। बेचते हैं तो खरीदते भी होंगे। बेचते हैं तो ठीक है, कभी कभी ये जो खरीदते हैं वो 20 लाख के खरीदते हैं। कितने लाख के? और जो बेचते हैं वो 15 लाख के बेच देते हैं। खरीदते 20 के हैं, लेकिन जो बिकती है वो 15 लाख की वैल्यू बिकती है। 5 लाख ये कहते हैं जी वो खराब हो गए थे, हमने कबाड़ी को दे दिए। क्या दे दिए? जो 20 लाख इन्होंने खरीदी थी, इस पे जो इनपुट टैक्स लगा था उसका पूरा क्रेडिट ले लिया, 20 का 20। किताबों में क्रेडिट पूरा ले लिया, लेकिन जब आउटपुट टैक्स देने की बारी आई तो सिर्फ 15 पे दिया, और 5 बोल दिए जी वो खराब हो गए थे, कबाड़िया ले गया। तो गवर्नमेंट इसमें क्लैरिटी चाहती थी नए लॉ में, तो इन्होंने पहले से ट्रांजैक्शंस की लिस्ट बना रखी थी कि ये ट्रांजैक्शंस हैं जो ग्रे एरियाज हैं, यहां पे धांधलेबाजी होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, कबाड़िए को दिया होगा ना आपने, तो कबाड़िए से कुछ लिया तो होगा नहीं। बोले हमने तो बोला उठा ले जा तो इनको यहां से, बस तो तू लेके जा इनको यहां से, कुछ नहीं लिया उससे।
अच्छा, पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं आया तेरे पास ना। ये बता, आईटीसी लिया था क्या तूने इन गुड्स पे? हाँ, कहते तो ये तेरी सप्लाई है। क्या है? सप्लाई है। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि सप्लाई का दायरा कितना है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अगला सवाल ये आएगा, मुझे पता है कुछ चतुर सिंह चीता दिमाग पूरा लगाते हैं। वो कहेंगे सप्लाई है तो कल ओके इस पे टैक्स भी लगेगा, टैक्स लगाने के लिए तुम्हें एक वैल्यू भी चाहिएगी, रेट तो चलो दिया होता है लेकिन ये कहां से लाओगे? इसको लाना पड़ेगा ना। तो भैया इसको लाएंगे हम वैल्यूएशन रूल्स से। कहां से लाएंगे? वैल्यूएशन रूल्स से लाएंगे। तो क्या ये हम पढ़ेंगे? हां। कहां पे? यहां पढ़ोगे आप इसको कि इस एसेट का वैल्यूएशन कैसे होगा। इंटरमीडिएट में नहीं दिया हुआ इसको, लेकिन आपको अभी मुद्दे की बात यह है कि अगर आपने कोई एसेट जो आपका बिजनेस एसेट है, देखो यहां पे पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एसेट। पृथ्वी बताएगा बिजनेस एसेट का क्या मतलब होता है। बता बेटा क्या होता है बिजनेस एसेट, बाबू बोल। बिजनेस एसेट की परिभाषा, भूमिका, बिजनेस एसेट का क्या मतलब है? और कुछ? और कुछ? मैंने कैलकुलेटर खरीदा, मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कैलकुलेटर चाहिए था, 250 रुपए का आया, खरीद के दे दिया मैंने उनको। एसेट है, एंड्यूरिंग नेचर तक का चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? पीएनएल में नहीं डाला मैंने उसको, बैलेंस शीट में दिखा दूं क्या उसे? बैलेंस शीट में दिखा दूं क्या कैलकुलेटर को? बैलेंस शीट में दिखा दूं? ऑडिट में पढ़ा होगा कि एक मटेरियलिटी का लेवल होता है, कौन सा? ऐसे सिट्टी पिट्टी गुल नहीं, मेरी तरफ मत देखो, मुझे भी नहीं पता। 560 तुक्का मार रहा है? हाँ, चलो जो भी है, अरे जो भी है। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये कैलकुलेटर मैंने खरीद के बैलेंस शीट में नहीं डाला। इज इट माई एसेट? यस, बट फॉर दिस पैरा दिस इज नॉट माई बिजनेस एसेट, क्योंकि बिजनेस एसेट सिर्फ वो हैं जो बैलेंस शीट में डले हुए हैं। और बैलेंस शीट में दो तरह के एसेट डले होते हैं भूमिका, एक फिक्स्ड और दूसरे करंट। अगर आप इन एसेट को ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर परमानेंटली विदाउट कंसिडरेशन, कंडीशन अप्लाई, यू हैव अ बिजनेस। सर घर में कबाड़ पड़ा था, मम्मी ने उठा के कबाड़िए को दे दिया, शेड्यूल 1 में नहीं आता है। आई बात समझ में? पैसा नहीं लिया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि ना तो उनका बिजनेस इंटेंट था, ना आईटीसी का कोई झमेला था, कुछ चक्कर नहीं था। ये प्रोविजन यहां इसलिए डाला क्योंकि प्रीवियस स्टेज पे आईटीसी का झंझट है। खरीदते समय इन पे आईटीसी आई दी थी और आईटीसी का बेनिफिट आप ले चुके हो, आप बुक कर चुके हो उसको, उसका बेनिफिट आप यूज कर चुके हो। सरकार चाहती है अब ये कहीं भी जाएंगे तो हमसे पूछ के जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रखा है। इसकी पूरी बात यह है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट जिनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड हो चुका हो, क्लेम नहीं, अवेल्ड। दो बातें होती हैं, एक होता है यूज करना, एक होता है अवेल करना। अवेल करना आपने अवेल कर रखा है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल हो चुका हो। मतलब सर अगर कोई ऐसा बिजनेस एसेट है जिसका आईटीसी मैंने अवेल ही नहीं किया, उसको तो भाई साहब तुम कुछ भी करो, उसको तो मतलब आग लगा दो, सरकार कह रही कोई फर्क नहीं पड़ता हमें।
ठीक है। तबीयत, सर में दर्द है, चेहरे आंखों में दिख रहा है दर्द है, आंखों में आ गया दर्द, ऐसे लग रहा है अभी सो के उठाओ, सर दर्द हो रहा है कल से, तो कुछ लो भाई, दवाई ववाई लो। हाँ जी, ठीक है। सुनो, ये हटा दूं यहां से, देखो डिस्कशन हो रहा है ट्रांसफर ऑफ एसेट पे। ट्रांसफर ऑफ कौन से एसेट यार बच्चों, पूरा बोलो ना, बिजनेस एसेट। अब देखो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट यार दो तरीके से होता है, एक होता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है वो कभी लौट के बिजनेस में वापस नहीं आएगा, वो जा रहा है अब नहीं आएगा। एसेट पड़ा था, एसेट पड़ा था, हमने उठाया फेंक दिया बाहर, अब वो वापस आने वाला है नहीं, डन। और एक होता है टेम्परेरी, क्या होता है, सुबह जाता है शाम को आ जाता है, तो उसे कहा जाता है टेम्परेरी ट्रांसफर। एग्जाम्पल, आप जो शादियों में टेंट वेंट लगता है ना, बर्तन टेंट कुर्सियां, सुबह जाती हैं शाम को आ जाती हैं, या शाम को जाती हैं तो सुबह आ जाती हैं, परमानेंटली जाती हैं क्या, नहीं ना। तो एक एसेट गया और वापस आ गया, जैसे आपके घर बनते हैं तो उधर लेंटर डालने की मशीन होती है, वो आती है ना, आती है, तुम किराए पे लाते हो उसे और फिर वापस दे आते हो। तो अगर मैटर है टेम्परेरी तो बात अलग है, और अगर मैटर है परमानेंट तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो इफ देयर इज अ परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट तो खेल अलग तरीके से चलेगा, और अगर टेम्परेरी ट्रांसफर है तो एनालिसिस खत्म नहीं हुआ। अगर टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट है तो यू नीड टू एनालाइज, ये टेम्परेरी ट्रांसफर पैसा देके हुआ है। भाई आपने कहा सर ये कैमरा दे दो कल ले आऊंगा, तो मैंने कहा ले जा 100 रुपए लूंगा, तो टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट फॉर कंसिडरेशन, यानी कि रेंट लिया मैंने, हाँ या ना। तो यार ये तो बात ऑलरेडी सेक्शन 7(1)(a) में आ गई कि नहीं आ गई, एनालाइज करो कैसे, ट्रांसफर, कंसिडरेशन और बिजनेस, बोलो। तो 7(1)(a) क्वालिफाई हो गया, तो ये तो 7(1)(a) में चली गई। और अगर भाई विदाउट कंसिडरेशन मैटर है तो, और ट्रांसफर कैसा था, टेम्परेरी, और पैसा लिया नहीं, कार्तिक बोला कैमरा दे दो कल ला दूंगा, मतलब मैं चाहिए मेरे को आज, कल ले आऊंगा क्लास शुरू होने से पहले। यार सर आपको भरोसा नहीं है क्या, ले जा भाई। अरे होता है ना ऐसे, है कि नहीं, भाई मेरी गाड़ी है, सर दे दो यार कल ला दूंगा, टेम्परेरी, मतलब गई और आ जाएगी, हाँ या ना। तो यहां कोई कंसिडरेशन थोड़ी है, अब कंसिडरेशन है नहीं, नहीं है ना कंसिडरेशन, बिजनेस एलिमेंट है, बिजनेस का ही एसेट है, बट कंसिडरेशन नहीं है। अच्छा सप्लाई भी है लेकिन कंसिडरेशन तो नहीं है। तो अगर ये एसेट का ट्रांसफर टेम्परेरी है तो भी कोई सप्लाई नहीं बनेगी, क्योंकि शेड्यूल 1 में एसेट जब परमानेंट ट्रांसफर होगा विदाउट कंसिडरेशन तो ही क्या बनेगी, सप्लाई बनेगी। तो मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा नॉट अ सप्लाई। समझ में आया आपको मैं नॉट अ सप्लाई क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कंसिडरेशन एलिमेंट गायब है, 7(1)(a) लग नहीं सकता, 7(1)(b) में है नहीं, और 7(1)(c) में इसकी जगह है नहीं, तो बात खत्म, हो ही नहीं सकती सप्लाई। लेकिन अगर परमानेंट ट्रांसफर हुआ किसका, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि साहब परमानेंट ट्रांसफर कैसे हुआ, विद कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन। So if it is with consideration,
परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट विद कंसिडरेशन, क्या ये सप्लाई है? कौन से सेक्शन में? 7(1)(a) में बात खत्म। वहां लिखा था डिस्पोजल, याद करो, डिस्पोजल ऑफ गुड्स, आया ना? फॉर कंसिडरेशन, बात खत्म। विदाउट कंसिडरेशन है क्या? तो पैसा तो नहीं आया। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा आईटीसी का पोजीशन। क्या चेक करना पड़ेगा? तो इफ आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, अगर आईटीसी अवेल्ड है तो ये बन जाएगी क्या? टीम सप्लाई। कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 7(1)(c) में। और अगर आईटीसी नॉट अवेल्ड है तो फिर ये कोई सप्लाई नहीं बनेगी। कॉपी कर लो फटाफट ये पूरा चार्ट। सुनो, पूरा चार्ट आपको केस स्टडी जब आएगी ना, इसमें से जनरली इसमें से केस स्टडी आती है, तो केस स्टडी आएगी तो पूरा चार्ट आपको केस स्टडी एनालाइज करने में हेल्प करेगा। पेपर में मत लिख देना इसको कि वो आपसे पूछे परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है, तो चार्ट बना के पूरा काट देगा वो पेपर को, निस्तो नाबूद। चार्ट प्रेजेंटेशन नॉट अलाउड इन एग्जाम्स। हो गया? हम्म? नहीं हुआ क्या? कर लो आराम से, जल्दी निपटाओ। हो गया? मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज।
हो गया बच्चों? ठीक है, सुनो, नोट्स में इसको ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ सप्लाई विदाउट, देखो बोर्ड पे देखो एक बार, ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बाय एन एंटिटी ऑन परमानेंट बेसिस without consideration shall be regarded as supply if, regarded का मतलब होता है shall be treated as, तो this shall be treated as deemed supply if input tax credit has been availed on the procurement of such, this clause is wide enough to cover the from holding to and vice versa without, अब सुनो, example 1, donation of to a charitable school by XYZ and company at the time of purchase of new laptop will qualify as supply provided input tax credit has been availed by, लैपटॉप पे आईटीसी लिया होगा, अब आप उन्हें अगर डोनेट करते हो किसी को तो साहब फिर आपको उसको सप्लाई मानना पड़ेगा। अ क्लोथ रिटेलर गिव्स क्लोथ फ्रॉम हिज बिजनेस स्टॉक टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा होता है। इन दिस केस ट्रांसफर ऑफ बिजनेस स्टॉक वुड अमाउंट टू, इफ ही हैड क्लेम्ड ऑन हिज प्रोक्योरमेंट ऑफ सच बिजनेस स्टॉक। सरकार कह रही है यार अगर हमारा पैसा लग गया, हमने आपको आईटीसी दे रखा है, तो फिर हम आपसे आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। इलस्ट्रेशन पढ़ो, एन एयर कंडीशनर डीलर इन जनकपुरी दिल्ली needs for AC for his newly constructed house in Safdarjung enclave. Therefore, he transfers 4 AC on which ITC has been availed by it from its stock for the said purpose. Examine whether the activity amount to supply under section 7 of CGST Act 2017। हाँ जी, बिजनेस एसेट क्वालिफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि स्टॉक है, परमानेंट है, ट्रांसफर वापस तो आएगा नहीं, आईटीसी भी अवेल्ड है और कंसिडरेशन का मामला भी नहीं है, खुद को पैसे थोड़ी देगा। बोलो हाँ है ना, क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा? डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। बोलो हाँ है ना। अच्छा एक बार आगे पढ़ना। फर्दर अ जनकपुरी रेजिडेंट आकाश अप्रोच्ड साहब सेल्स, he sold an air conditioner to for rupees, Akash had bought the said air conditioner 6 months before his, does the sale of air conditioner by Akash to Sahab sale amount to supply? अब ये बंदा भी क्या कर रहा है, परमानेंट ट्रांसफर कर रहा है, एसेट है उसका, लेकिन क्या इसका धंधा है क्या? घर का एसी निकाल के बेचने आ गया, हाँ या ना? तो क्या इसको अपन सप्लाई मानेंगे? नहीं, बट ऊपर वाले को मानेंगे। ऊपर वाला तो डीम्ड सप्लाई क्वालिफाई होता है कि नहीं होता है, पहले बताओ। ऊपर वाला तो डीम्ड सप्लाई क्वालिफाई होता है, लेकिन क्या ये डीम्ड सप्लाई क्वालिफाई होता है? नहीं होगा। ठीक है, बोलो जल्दी से आ जाओ। स्टडी मैट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, या रहने देते हैं अभी? आप अगली क्लास में स्टडी मैट ले आना, ले आओगे क्या? भागना नहीं है अभी, मैंने भागने को मना किया है। ओ रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? इसको पढ़ो ना, एक पैरा और है, कम से कम 2 पैरा तो पढ़ के जाओ यार। हैं, सुनो, चुप, बात नहीं, इसको पढ़ो, छुट्टी नहीं होगी अभी, पढ़ो इसको पहले, पहले दोनों पैरा पढ़ के तब जाओ। देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम related persons located outside India.
क्या हो रहा है भाई? किसका इंपोर्ट है? हैं? क्योंकि गुड्स के इंपोर्ट पे तो कस्टम लगती ही है ना। तो सर एक इंपोर्ट हमने 7(1)(b) में पढ़ा था, तो हम एक काम करते हैं, सेक्शन 7(1)(b) को रीड करते हैं विद पैरा 4, ये पैरा 4 है बेटा, ऑफ शेड्यूल 1 अंडर सेक्शन 7(1)(c), क्योंकि क्रक्स तो दोनों को मिला के ही निकालना पड़ेगा ना। बोलो, दोनों में एक कॉमन बात लिखी, बहुत छोटा सा डायग्राम है, अब साथ साथ बनाना है तो बना लो, फोटो खींचने नहीं दूंगा, साथ साथ जिसको बनाना है बना लो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, बात नहीं बनाना, ये 4 नंबर का 3 बार आ चुका है। हाँ जी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की इंपोर्ट है। दो बातें हो सकती हैं, पहला पॉइंट विद कंसिडरेशन, और दूसरा विदाउट कंसिडरेशन। हाँ जी, अगर मैटर है विद कंसिडरेशन का, किसका मैटर है? विद कंसिडरेशन का, तो बात खत्म हो गई, ये ऑलरेडी सेक्शन 7(1)(b) में फॉल कर गया। बोलो हाँ है ना, ये ऑलरेडी 7(1)(b) में आता है, और अगर 7(1)(b) में आता है तो बात खत्म, इस पे आगे कोई बात नहीं होगी अब। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन का सीन है, तो अब आपको यहां पे दो बातें चेक करनी पड़ेंगी। आप इसको डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं कर सकते सप्लाई नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या कहीं इसका इंपोर्ट आपके रिलेटेड पर्सन से तो नहीं है, आपकी किसी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट से तो नहीं है जो इंडिया के बाहर है आपकी इस्टेब्लिशमेंट। फर्स्ट पॉइंट, इंपोर्ट फ्रॉम, जो इंपोर्ट आपने किया है वो आपने किया है फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। किससे किया है? रिलेटेड पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट विच रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा है, सेकेंड पॉइंट है इसी में, इन एनी अदर केस, इन एनी अदर केस, कोई और मैटर है, कोई और केस है, ठीक है, इन एनी अदर केस। आइए, इंपोर्ट फ्रॉम रिलेटेड पर्संस। अब रिलेटेड पर्सन का मैटर है, अब आपको चेक करना पड़ेगा यूज कहां पे हुआ है। आपने इसका यूज फॉर हिज ऑन बिजनेस या प्रोफेशन में तो नहीं किया। और दूसरा, अदर देन ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो मैं इसको लिखूंगा इन एनी अदर केस। सुनो, इन दोनों में कोई सप्लाई का मैटर नहीं है, यहां पे और यहां पे बात सेम है, इसको हम सप्लाई नहीं मानते, बात खत्म। लेकिन सुनो रे, ओ, अगर आपने इसको किसी रिलेटेड पर्सन से लिया था और आगे अपने बिजनेस में यूज किया इस सर्विस को, तो ऐसे सिचुएशन में
आपका ये जो मैटर है ये पैरा 4 का सप्लाई है और ये माना जाएगा क्या, डीम्ड सप्लाई। केस को समझना एक बार, एग्जाम्पल समझना। एग्जाम्पल ये है कि एक इंडिया में एक बंदा है मिस्टर बी, उसका एक रिश्तेदार है मिस्टर ए जो यूएस में रहता है और वहां पे वो लीगल प्रैक्टिस करता है। उसकी एक लीगल लॉ फर्म है और वहां प्रैक्टिस करता है। उसने अपने इस रिलेटेड पर्सन से एक सर्विस इंपोर्ट करी फॉर अ क्लाइंट, फॉर अ, सामने वाली पार्टी से सर्विस ली और आगे अपने किसी क्लाइंट को चिपकाई। तो तुम सोच के बताओ, क्लाइंट को दी तो उससे पैसा तो लिया होगा ना यार। एक बात बताओ, भले ही आपने ऊपर थोड़ा कम दिया होगा, हो सकता है रिश्तेदार है ना, तो वहां पे आप थोड़ा बेनिफिट ले लोगे कि भाई रिलेटिव है ना, थोड़ा कम दे। भले ही क्लाइंट से 5 लाख लियो तो आगे आप भले ही 1 लाख दो, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ दोगे ही नहीं। ये बात तो सरकार भी जानती है कि भाई अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज करोगे तो भले ही पर्सनल रिलेशन कितने भी हों, सामने वाला बंदा आपसे पैसे लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना भाई। अब सामने वाला बंदा अगर आपसे पैसे लेगा तो ठीक है ना, ये ट्रांजैक्शन आप अगर विदाउट कंसिडरेशन बताने की कोशिश कर रहे हो तो अपन इसको मानेंगे ही नहीं ना विदाउट कंसिडरेशन। हम सीधे सीधे इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि देखो तुम झूठ बोल रहे हो, ये बात तो पक्का है भाई। आप विदाउट कंसिडरेशन बता रहे हो, ये बात सच नहीं है, क्योंकि जब तुमने सामने वाले से सर्विस इंपोर्ट करी, वो तुम्हारा रिलेटेड पर्सन था और तुमने उस सर्विस को किस में यूज किया, बिजनेस में यूज किया, तो बात खत्म हो गई सर। वो आपकी क्या मानी जाएगी? देखो आपने सर्विस ली, विदाउट कंसिडरेशन ली, मान लिया रिलेटेड पर्सन था, लेकिन तुमने उसे पर्सनल यूज के लिए लिया, तब मान लेंगे तुमने पैसे नहीं दिए होंगे, इसलिए हम उसको सप्लाई भी नहीं मानते। हाँ या ना? दूसरा, रिलेटेड पर्सन से नहीं लिया, किसी से भी लिया विदाउट कंसिडरेशन, बात खत्म, वो सप्लाई ही नहीं है। 7(1)(b) में पढ़ा तो था, अरे बोलो ना। द मोमेंट उसमें बिजनेस इन्वॉल्व हो गया तो वो क्या बन जाएगी, डीम्ड सप्लाई बन जाएगी। लेकिन सिर्फ बिजनेस इन्वॉल्व होने से नहीं होगा, पार्टी भी रिलेटेड होनी चाहिए जिससे आपने सर्विस ली है। बोलो हाँ या ना? डन कर दें इसको, चलिए ओके।